हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम 10वीं क्लास का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें तीसरे पार्ट में हम इस चैप्टर का दी एंड कर देंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आपके केवल एक टॉपिक बचा है, जो कि है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला। ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में समझेंगे, उसके बाद ये चैप्टर पूरा पूरा खत्म माना जाएगा। तो आज का अपना टॉपिक है ऑक्सीकरण व अपचयन। देखो, ये दोनों जो अभिक्रियाएं होती है, ऑक्सीकरण व अपचयन, ये अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ चलती है। इन दोनों को समझने के लिए अपन कोई सा भी एक पार्ट पकड़ लेते हैं, तो ऑक्सीकरण पकड़ लो या अपचयन पकड़ लो। इन दोनों को अगर आप इनमें से किसी एक को भी आप ठीक से समझ गए, तो आपको दूसरा अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अधिकतर बच्चे इन दोनों अभिक्रियाओं में या इन दोनों कॉन्सेप्ट में बहुत ही अधिक कंफ्यूज हो जाते हैं, किधर ऑक्सीकरण होता है, किधर अपचयन होता है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आज के बाद आपको कभी भी इन चीजों में कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं आज अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। ऑक्सीकरण व अपचयन, ये अभिक्रियाएं क्या होती है? देखो, सबसे पहली बात अपन इसमें जानना चाहेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो वे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से कोई भी तत्व क्रिया करता है, वैसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण व अपचयन कहलाती है। लगभग सामान्यतः सभी तत्व ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं, तो मेरा ये वादा है कि आपको ऑक्सीकरण व अपचयन कंप्लीटली अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन की। शुरुआत अपन ने यहां से करेंगे इनकी, कि पहले हम एक ऑक्सीकरण को पकड़ लेते हैं कि वाकई में ऑक्सीकरण होता क्या है। इसमें मैंने 5 पॉइंट लिए हैं। इन 5 पॉइंटों में बारी बारी से अपन इसको खोलकर अध्ययन करेंगे। पहले ये जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ये भी ऑक्सीकरण कहलाता है। विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, ये भी ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का निकलना, ये भी ऑक्सीकरण कहलाता है। और धन विद्युतीय तत्व का निकलना, ये भी ऑक्सीकरण कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ये भी ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण से संबंधित ये 5 पॉइंट है। ये आप इसी तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख के आप एक तरफ अपचयन लिख लीजिए और एक तरफ ऑक्सीकरण लिख लीजिए। ठीक है, तो इससे आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत अधिक आसानी होगी और आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो आप पहले ऑक्सीकरण को समझिए। किसी भी तत्व में ऑक्सीजन जब जुड़ता है, तो वो अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। अगर उसमें विद्युत ऋणी तत्व, जैसे कि ऑक्सीजन का जुड़ना O, विद्युत ऋणी तत्व कौन से हो गए? विद्युत ऋणी तत्व वो हो गए जैसे कि क्लोरीन हो गया नेगेटिव में। ठीक है, ये विद्युत ऋणी तत्व में आते हैं। हाइड्रोजन का निकलना, किसी भी तत्व से अगर हाइड्रोजन निकलता है, वो भी धन विद्युतीय तत्व, जैसे धन विद्युतीय तत्व में आ गया सोडियम आ गया। ठीक है, और मैग्नीशियम आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? धन विद्युतीय तत्व बोलते हैं इनको। ठीक है, पोटेशियम आ गया, ये सभी क्या है? धन विद्युतीय तत्व है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो ये अभिक्रिया भी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इन सबको अपन बारी बारी से खोलकर देखेंगे। अब अपन बात करते हैं यहां पर फिलहाल अपचयन की। अब अपचयन क्या होता है? जब भी ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा क्या होता है? अपचयन होता है। ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा अपचयन। अगर ऑक्सीजन, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, यह क्या कहलाएगा? अपचयन। निकलना, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? अपचयन। अगर विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहा है, तो वो हो गया ऑक्सीकरण। अगर विद्युत ऋणी तत्व निकल रहा है, विद्युत ऋणी तत्व का निकलना, ये क्या कहलाएगा? अपचयन। उसी तरह से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, और उसी तरह से हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। अगर बात करें धन विद्युतीय तत्व का निकलना, तो अपचयन क्या हो जाएगा? धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, तत्व का जुड़ना। अब यहां पर
इलेक्ट्रॉन का निकलना या त्यागना क्या कहला रहा था? ऑक्सीकरण। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या हो जाएगा? अपचयन। ये तो हो गया वो बेसिक जिससे अपन ऑक्सीकरण व अपचयन को समझ सकते हैं। अब इन 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट अपने पास हो गए, 1 2 3 4 5 ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए। अब इन सबको अगर अपन मिक्स में पढ़ते हैं, इन सबको अगर मिक्स में पढ़ते हैं, ये दोनों अभिक्रियाएं अर्ध अर्ध अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया भी कैसी है? सारी अर्ध अभिक्रियाएं हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसी है? अर्ध अभिक्रिया। और ये अपचयन वाली अभिक्रिया ये भी कैसी है? अर्ध अभिक्रिया है। आदि आदि अभिक्रियाएं हैं। इनको अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ऐसी आदि आदि अभिक्रियाएं जब साथ साथ चलती है तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जब भी ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया साथ में चलती है तो इन अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की सीधी सिंपल परिभाषा क्या होगी? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ चलता हो वैसी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। तो अपन यहीं से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं कि ऑक्सीजन निकलता कैसे, ऑक्सीजन जुड़ता कैसे है, और विद्युत ऋणायन तत्व जुड़ता कैसे है और विद्युत ऋणायन तत्व निकलता कैसे है। ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या होगा? केवल ऑक्सीजन जुड़ रहा है और विद्युत ऋणायन तत्व जुड़ रहा है और बाकी सब निकल रहे हैं। अपचयन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है और विद्युत ऋणायन तत्व निकल रहा है, बाकी सब जुड़ रहे हैं। ये सारे क्या है? अपचयन और ऑक्सीजन। तो आइए अपन सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना। आप इनको ऐसे कैसे बना लीजिए अपने नोट्स में ताकि आपको आगे की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, मैं इनको मिटा देता हूं ताकि इनका सबका एग्जांपल लेकर देखते हैं अपन। सबसे पहली बात करते हैं अपन ऑक्सीजन का जुड़ना। इस पर अपन कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिया मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम परमाणु लेता हूं मैं। 2 मैग्नीशियम परमाणु में मैं ऑक्सीजन का संयोग करता हूं, ऑक्सीजन जोड़ता हूं मैं, तो मेरे को यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है? 2MgO, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। साथ में क्या क्या कहेंगे इसको अपन? ऑक्सीकरण। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। अब ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। साथ ही अपन बात करते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। अपचयन को भी इसी के साथ देखते हैं अपन। किसके साथ? ऑक्सीजन के आधार पर। अपन ऑक्सीजन के आधार पर देखते हैं अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों को। पहला पॉइंट यही है। ठीक है, ऑक्सीजन के आधार पर, ये आधार पर, ये पहला पॉइंट लगा लिया अपन ने। आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्या है? ऑक्सीकरण का एग्जांपल, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। उसके बाद अपन देखेंगे अपचयन का एग्जांपल। अपचयन क्या कहता है? ऑक्सीजन का निकलना। ये क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। तो यहां पर ऑक्सीजन का निकलना देखो, उसी एग्जांपल में देखो 2MgO, 2MgO, इसमें से 2Mg और O2 यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ये सारे एग्जांपल कैसा हो गया? ये एग्जांपल कैसा हो गया? अपचयन का हो गया। कैसा हो गया? अपचयन का एग्जांपल। इसमें से अभिक्रिया टूटकर मैग्नीशियम अलग हो रहा है और ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन कहलाएगी। बात आ रही है ना इसमें? एक ही अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं हो रही है। उसी तरह से एक और ऑक्सीकरण का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सल्फर। सल्फर में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, अगर अपन जोड़ते हैं तो क्या बनता है? SO2। ये किसका एग्जांपल हो गया? ऑक्सीकरण का। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। उसी तरह से अपचयन का एग्जांपल देखते हैं एक और, जैसे कि 2KClO3। यहां पर इसको जब अपन तोड़ते हैं तो 2KCl, ठीक है, और साथ में 3O2, 3 अणु किसके होंगे? ऑक्सीजन के। तो यह अभिक्रिया कैसी हो गई? अपचयन वाली अभिक्रिया। हो रहा है ना? इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है, टूट रहा है, और ये अपचयन कहलाएगी। इसमें ऑक्सीजन सल्फर के साथ कनेक्ट हो गया, ये ऑक्सीकरण हो गया।
और 2KClO3 को जब तोड़ते हैं तो 2KCl अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो ये हो गई अपचयन अभिक्रिया। अब इसी में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो यही ऑक्सीकरण हो जाएगी। तो ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को इस तरह से समझते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरा पॉइंट, ये तो हो गया पहला, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में बात करते हैं अपन विद्युत ऋणी तत्व का निकलना या विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना। इसको आप उतार लीजिएगा ऐसा कैसा, वीडियो पॉज कर दूसरा एग्जांपल लेते हैं विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर। विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन, ठीक है। इसके आधार पर हम ऑक्सीकरण अपचयन को समझते हैं। इसकी कुछ रिएक्शन भी देखते हैं कि विद्युत ऋणी तत्व जब जुड़ेगा तो क्या होगा और विद्युत ऋणी तत्व जब हटेगा तो क्या होगा। इन दोनों अभिक्रियाओं को भी अपन देखते हैं। आओ देखो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, यहां पर अपन ने मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ क्रिया करवाई। ये क्लोरीन क्या है, विद्युत ऋणी तत्व। मैग्नीशियम की जब क्लोरीन से क्रिया होती है तो यहां पर क्या होता है, MgCl2 अपने पास प्राप्त होता है, MgCl2 प्राप्त होता है। क्लोरीन गैस जब मैग्नीशियम के संपर्क में आती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ रहा है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, एक विद्युत ऋणी तत्व है। जब विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ये अभिक्रिया हो गई ऑक्सीकरण। अब विद्युत ऋणी तत्व अपन निकाल कर देखते हैं। विद्युत ऋणी तत्व निकालते हैं। देखो 2FeCl3 एक एग्जांपल है, 2FeCl3। इसमें से मेरे को विद्युत ऋणी तत्व निकालना है तो मैं इसकी एक क्रिया करवा देता हूं हाइड्रोजन से। किससे करवाता हूं, हाइड्रोजन से। जब मैं हाइड्रोजन से इसकी क्रिया करवाता हूं तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन कितना क्लोरीन को लेकर जाएगा, 2 क्लोरीन को लेकर चला जाएगा। तो अपने पास क्या बन गया, 2FeCl2। यहां पर पहले देखो क्लोरीन कितने थे, 2 × 3, 2 3 6 क्लोरीन थे। यहां पर हाइड्रोजन क्या करेगा, एक एक क्लोरीन को लेकर चला जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन के साथ 2 क्लोरीन चले जाएंगे। तो अपने पास बचा के यहां पर 2FeCl3 की जगह 2FeCl2, 2 दूना 4, 4 क्लोरीन बचे और यहां पर क्या बन जाएगा अपने पास 2HCl। तो यहां पर FeCl3 में से क्या निकल रहा है, विद्युत ऋणी तत्व निकल रहा है। कौन लेके जा रहा है, हाइड्रोजन लेके जा रहा है, 2HCl बना रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अपचयन। ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अपचयन। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, विद्युत ऋणी तत्व है, विद्युत धनी तत्व है, ऑक्सीजन है, निकल रहा है, जुड़ रहा है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। और इसको अपन रिडॉक्स अभिक्रिया में और अच्छी तरीके से जानने का कोशिश करेंगे। ये तो हो गई विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर। अब अपन देखते हैं तीसरा पॉइंट हाइड्रोजन के आधार पर, कि हाइड्रोजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है तब क्या होता है। अगली अभिक्रिया देखो, हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन। बड़े सिंपल आसान तरीके से आप इसको समझने का कोशिश करो। इसके एग्जाम्पल आप उतारते रहना साथ के साथ, और ये आपके लिए बहुत आसान तरीके से एग्जाम्पल आप केवल आपको एक ही चीज याद रखनी है, या तो ऑक्सीकरण याद कर लो या अपचयन का मेथड याद कर लो। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, या तो इसको याद रख लो या इसको याद रख लो। अगर जस्ट इसका उल्टा ये हो और इसका उल्टा ये होता है। तो अब हाइड्रोजन के आधार पर देखते हैं, हाइड्रोजन निकलेगा तब क्या होगा, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन जुड़ेगा तब क्या होगा, अपचयन होगा। तो पहले अपन हाइड्रोजन निकाल कर देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, CH3 CH2 और OH, ये एग्जांपल है यहां पर। अब इसमें से मेरे को हाइड्रोजन निकालना है। अब जब मैं इसमें से हाइड्रोजन निकालूं तो हाइड्रोजन निकालूंगा तब क्या होगा मेरे पास, इसको थोड़ा सा खोलकर और लिख देते हैं,
ये सी है कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन इस तरह से और इस हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा हुआ और एक ही OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी है। अब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकालता हूं, एक इसको निकाल लेता हूं और एक इसको निकाल लेता हूं, ठीक है, तो देखो यहां पर क्या बचेगा इसके पास, CH3 CHO और साथ में क्या निकल रही है, H2, हाइड्रोजन निकल गया, H2 गैस निकल गई। अब देखो जब ये क्या है CH3 CH2 और OH, इसको क्या बोलते हैं अपन, एथेनॉल। क्या बोलते हैं, एथेनॉल। जब इसका ऑक्सीकरण होता है, जब इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, एथेनेल, मेथेनेल, इसको क्या बोलेंगे, मेथेनेल, एथेनेल बोलेंगे, सॉरी, एथेनेल। अपने पास क्या प्राप्त होता है, एथेनेल। कब, जब इसमें से अपन हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, CH3 CHO प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, यहां पर ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। बात आ गई समझ में, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं इसमें, ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो आपको इन अभिक्रियाओं में सीधा सा कॉन्सेप्ट इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी अपन ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़े तो इनको कभी भी अकेले अकेले नहीं पढ़े, इनको साथ साथ में पढ़े। उसी तरह से अपन इसमें क्या देखते हैं, अपचयन वाली अभिक्रिया देखते हैं। अपचयन, अब अपचयन क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन है। इसको मैं मिटा देता हूं ऊपर से, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। जोड़ के देखो, जैसे अपन ने यहां पर लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया। अब इसमें क्या है, अपने को हाइड्रोजन को ऐड करना है। अब यहां पर मैं अगर इसमें हाइड्रोजन जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा, CH3 यहां पर देखो ये क्या है, इसको बोलते हैं अपन एथीन। क्या बोलते हैं, एथीन, और इसको बोलते हैं एथेन। यहां पर एक सिंपल अभिक्रिया होती है तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये हो गई अपचयन। अब आपको यह समझना है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन कैसे जुड़ गया। तो ये कार्बन की संयुक्तता 4 होती है। कार्बन की संयुक्तता कितनी होती है, 4, और ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पर जब देखो इसके बीच में क्या है, C हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो देखो इसका बॉन्डिंग देखो 1 2 3 4 4 बॉन्डिंग हो रही है, इसकी बॉन्डिंग देखो 1 2 3 4 4 बॉन्डिंग हो रही है। तो उस तरह से क्या बन जाएगा अपने पास, सिंगल बॉन्ड में क्या प्राप्त हो जाएगा, एथेन, और यहां से डबल बॉन्ड हट जाएगा, वो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन जोड़ने के काम में आएगा। तो ये हो गई अपचयन, किसके आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर। अब तीसरा अपन देखते हैं धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। तो तीसरा एग्जांपल देखते हैं धन विद्युतीय तत्व के आधार पर, धन विद्युतीय तत्व के आधार पर, वही ऑक्सीकरण और अपचयन। आओ इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं धन विद्युतीय तत्व के। धन विद्युतीय तत्व के एग्जांपल, अपने को पहले ऋण विद्युतीय तत्व जोड़े थे, अब अपने को धन विद्युतीय तत्व जोड़ना है। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे 2KI प्लस Cl, यह है। अब यहां पर Cl2, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या करना है, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन, और धन विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो पहले अपन ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया देखते हैं। अब देखो यहां पर Cl के 2 परमाणु हैं और पोटेशियम का कितना है, 2, तो ये क्या बन जाएगा 2KCl, दोनों Cl काम में आ गए, दोनों पोटेशियम काम में आ गए, साथ में इसमें से आयोडीन बाहर निकल जाता है। तो यहां पर ये धन विद्युतीय तत्व पोटेशियम है, पोटेशियम में धन विद्युतीय तत्व
निकल रहा है किसमें से, पोटेशियम आयोडाइड में से, तो इसका क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्या हो गया इसका, ऑक्सीकरण। उसी तरह से अपन देखेंगे धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। अब धन विद्युतीय तत्व जोड़कर देख लो, Cl2 है अपने पास, वही मैग्नीशियम वाला एग्जांपल ले लो। इसमें अपन क्या करें, मैग्नीशियम में क्लोरीन क्या है, ऋण धन, मैग्नीशियम धन विद्युतीय तत्व है और क्लोरीन यहाँ पे ऋण विद्युतीय तत्व है, और यहां पर ये क्लोरीन में मैग्नीशियम जुड़ रहा है, तो यहां पर क्या बन रहा है, MgCl2, MgCl2। तो जुड़ने वाली अभिक्रिया क्या बोलाएगी, अपचयन। इनमें कंफ्यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि ये सारी अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है। एक पूरी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, तभी जाके कोई अभिक्रिया कंप्लीट मानी जाती है। उसमें सिंगल ऑक्सीकरण नहीं होगा और सिंगल अपचयन नहीं होगा। अभी इसका जस्ट उल्टा एग्जांपल अपन देखे थे अपचयन ऑक्सीकरण में, ठीक है, और ऋण विद्युतीय तत्व इसके साथ जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, और यहां पर धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, अपचयन। वही बात है, उसी तरह से इसको सिंपल मेथड के साथ सीखना है। तो ये हो गई धन विद्युतीय तत्व वाली बात। अब अपन लास्ट एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है उस पे आपका पूरा ऑक्सीकरण अपचयन टिका हुआ है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन, इसको आप अच्छे से बारीकी से समझिए और इसी में आपका ऑक्सीकरण अपचयन क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन, अब इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है तब अपचयन होता है, इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तब क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो अपन इसको अच्छे से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन, देखो सबसे पहले अपन ऑक्सीकरण वाली प्रक्रिया समझते हैं। इसमें ऑक्सीकरण वाली प्रक्रिया, ऑक्सीकरण कब कब होता है। मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया सोडियम, मैग्नीशियम ले लिया। अब मैग्नीशियम में से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं। मैंने क्या किया, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, तो बाहर निकालने पर मेरे पास क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम +2, और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी किसी परमाणु में से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर प्लस का 1 चार्ज आता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर प्लस का 2 चार्ज आएगा, 3 की कमी होगी तो प्लस का 3 चार्ज आएगा। उसी तरह से मैं सोडियम देखता हूं, सोडियम से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, उस पर +1 चार्ज, और ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ये सारी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी ये, ऑक्सीकरण। किसी भी तत्व से या किसी भी परमाणु में से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है, इलेक्ट्रॉन वो त्यागता है तो उस पर प्लस का चार्ज बढ़ता है, धनावेश बढ़ता है, और वो धनावेश बढ़ने की वजह से उसका धनावेश बढ़ना मतलब उसका ऑक्सीकरण होना। इसकी जस्ट उल्टी क्या है, अपचयन है। अपचयन का प्रोसेस क्या है, या जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसमें से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, वो सारी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन वाली अभिक्रिया। आओ देखते हैं अपचयन वाली अभिक्रिया। उसी तरह से देखो, इसमें एक और एग्जांपल है 2Cl- का भी लेते हैं। अब इसमें मैं अगर इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, अभी देखो 2 क्लोरीन है, उस पर माइनस का चार्ज है, मतलब यहां पर 2 क्लोरीन है, उस पर माइनस माइनस मतलब माइनस का 2 चार्ज है, तो यहां से मैं 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता हूं। तो जैसे ही मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो इस पर पहले तो 2 माइनस के खत्म होंगे चार्ज, तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ Cl2 गैस बचेगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए इस पे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे इसमें तो इस पर माइनस का 2 चार्ज बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना माइनस चार्ज को बढ़ाना, इलेक्ट्रॉन का निकलना प्लस चार्ज को बढ़ाना, सिंपल प्रोसेस। ये तो सारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण वाली। अब उसके जस्ट उल्टा देखते हैं पर अपचयन वाली प्रक्रिया। अपचयन जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन क्या नाम से इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा, अपचयन। अब इसी प्रोसेस पे अपन देखते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना,
इनको आप उतार सकते हैं वैसे का वैसा। देखो यहां पे क्लोरीन है, क्लोरीन में मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, Cl माइनस, Cl माइनस। उसी तरह से अपने पास मैग्नीशियम +2 था, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए दो, तो क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम धातु प्राप्त हो गई। उसी तरह से सोडियम था, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन प्लस था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो अपने पास क्या होगा, सोडियम प्राप्त होगा। इन सब में क्या हो रहा है, अपचयन। ये सभी क्या हो रहा है, अपचयन। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीकरण व अपचयन की विक्रियाएं दोनों साथ साथ चलती है। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और निकलना ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, और इन्हीं अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ऑक्सीकरण व अपचयन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और आपका क्लियर भी हुआ होगा। अब इसको अपन रेडॉक्स के माध्यम से कंप्लीट समझने का कोशिश करते हैं कि वास्तव में ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया में किस तरह से होता है। तो इसके बेस पर अपन रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ते हैं। अभी अपने थोड़ी देर पहले जाना था कि ऑक्सीकरण व अपचयन जब साथ साथ चलती है तो उन अभिक्रियाओं को अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। तो आओ रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इन एग्जाम्पल्स को आप साथ के साथ उतारते भी रहिएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं। अब इसमें अपन एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, सबसे सिंपल। मैंने एग्जांपल ले लिया जो आपको पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया भी था, जिंक और कॉपर सल्फेट। इस अभिक्रिया को करने पर ZnSO4, जिंक सल्फेट और कॉपर, इस तरह का एग्जांपल है अपने पास। अब इस कंप्लीट एग्जांपल में पर ऑक्सीकरण व अपचयन को समझने का कोशिश करते हैं। देखो यहां पर मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जिंक ज्यादा क्रियाशील होने के कारण कॉपर को हटा देता है और वहां से कॉपर की जगह खुद सेट हो जाता है। तो इस वजह से यहां पर जिंक सल्फेट अपने को प्राप्त होता है और कॉपर हटकर अलग हो जाता है। इसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन को समझते हैं। मान लीजिए यहां पर जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट अपने पास कुछ इस तरह से है, कॉपर +2 और SO4 -2, इस तरह से है ये आयनों के रूप में। जब ये मिलते हैं तो कॉपर सल्फेट होता है। यहां पर जिंक Zn+2 और SO4 -2 कुछ इस तरह से है, ठीक है। जब भी कॉपर +2, मतलब कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, सल्फेट को, इसको, ठीक है। यहां पर इस अभिक्रिया में कॉपर क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, कॉपर सल्फेट। यहां पर भी जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ये अभिक्रिया क्या, इलेक्ट्रॉन का लेने देने की बात हो रही है यहां पर। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है और ले कौन रहा है, ठीक है, उस बात को समझते हैं अपन। इसी अभिक्रिया में देखते हैं यहां पर जिंक आके जुड़ा, तो मान लीजिए अगर सल्फेट को मैं कोई लड़की मान, सल्फेट को कोई लड़की मान। अब जब से सल्फेट, कॉपर इसके साथ पहले से जुड़ा हुआ है, कोई लड़का, सल्फेट बोलती है अब आपका काम नहीं है, अब आप जा सकते हैं, मेरे साथ जिंक सेट होना चाहता है, मतलब जिंक जोड़ना चाहता है। अब वो जिंक को जोड़े तो कॉपर बोलेगा क्या मुझे जाना होगा, मुझे छोड़कर जाना होगा, तो बिल्कुल जाना होगा। अच्छा तो फिर ऐसा करता हूं, मैं जाऊंगा, तो मैं कॉपर लड़का है, बोलेगा मेरे गिफ्ट, मेरे सब कुछ मेरे को वापस चाहिए। अब इसका गिफ्ट क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन, इसकी गिफ्ट क्या है, जो दिए हुए इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इससे अगर अलग होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन जो दिया है बंद बनाने वो वापस लेकर जाएगा, तो वापस अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, और जब इस पे प्लस का चार्ज था तो वो हट गया, तो क्या बचा, सिर्फ
डिस्चार्ज हो गया, कोई चार्ज नहीं लगा। इलेक्ट्रॉन ले लिए अपन ने, इलेक्ट्रॉन ले लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो गई, तो कॉपर पर कोई चार्ज नहीं रहा। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, ठीक है, इसको गिफ्ट देने पड़ेंगे। तो यहां पर देखो कुछ ऐसी कंडीशन इसकी जिंक की हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहां पे हो रहा है? अब जिंक यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। अब यहां पर कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है वापस। और ग्रहण करने से ये क्या कर रहा है? अपचयन। क्या होगा ये अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। यही दोनों अभिक्रियाएं साथ में मिलकर क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? रेडॉक्स। बात आ गई समझ में? कुछ इस तरह से अपन रेडॉक्स अभिक्रियाओं को समझते हैं या ऑक्सीकरण अपचयन को समझते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ऑक्सीकरण व अपचयन का कंप्लीट टॉपिक समझ में आया होगा। और इसके बाद इस क्लास को पूरी तरह से अगर आपने समझा है और देखा है, तो इसके बाद आपको कभी भी ऑक्सीकरण व अपचयन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ऑक्सीकरण अपचयन का इतना सा ही मैटर है जो कि कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं, आपके 10th क्लास में दो छोटे छोटे बिंदु और रह गए हैं कि एक तो होता है संचारण, संचारण, दूसरा है अपने पास विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, ठीक। अब संचारण क्या होता है? कोरोजन। दूसरा है विकृत गंधिता है हेलिटोसिस, हेलिटोसिस। देखो सबसे पहले संचारण को समझते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित, अगर कोई भी धातु वायुमंडल में उपस्थित है तो आसपास में उपस्थित गैसों और नमी के कारण किसी भी धातु पर जंग लगने से वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा लोहे पर जंग लगना, चांदी पर भूरी भूरी परत जम जाती है, और तांबे पर जम जाती है परत, तो उनसे क्या होता है? उन धातुओं का धातुएं नष्ट होने लगती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संचारण कहलाती है। और इस संचारण के बारे में अपन थर्ड वाला जो चैप्टर होगा, थर्ड चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे संचारण के ऊपर। अब छोटा सा बिंदु है विकृत गंधिता, हेलिटोसिस। ये क्या होता है? कोई भी जैसे कि वसा और तेल युक्त, तेलीय जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? जैसे जैसे उसमें ऑक्सीजन मिलती है ना, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाती है, तो क्या होता है? उनमें से उनका स्वाद बदलने लग जाता है और उनका क्या हो जाता है? उनमें अलग तरह की गंध आने लग जाती है, उनका गंध और स्वाद दोनों में चेंज आ जाता है। और उस चेंज आने की वजह से उसमें विकृत गंधिता आ जाती है। नाम से परिचय हो रहा है विकृत गंधिता, मतलब उसकी गंध में बदलाव आने लग जाता है, उसके स्वाद में बदलाव आने लग जाता है। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, उस चिप्स के पैकेट में हवा भरी होती है। हवा भरी होने की वजह से वो कौन सी हवा होती है? अगर ऑक्सीजन होती उसमें, तो ऑक्सीजन तो क्या काम करती है? विकृत गंधिता पैदा करने का काम करती है। अगर किसी भी पदार्थ को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो उसका उपचयन होता है। उपचयन होने का मतलब है तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलना, ठीक है। उसकी वजह से गंध आने लग जाती है। तो उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उसमें नाइट्रोजन गैस क्या होती है? चिप्स की थैली में भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्या होती है? कम सक्रिय होती है। ये क्या होती है? कम सक्रिय। इस कारण से वो जल्दी, चिप्स के पैकेट जल्दी खराब नहीं होते। बात आ गई समझ में? तो ये छोटे छोटे दो बिंदु बचे थे, उनका बाद आपका ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी एग्जाम्पल से संबंधित या आपकी बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप मुझसे किसी भी तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं और आप बताइए कमेंट में आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स।